वेलकम दोस्तों, रॉय क्लासेस के चैनल पे मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हम सभी व्यक्तित्व के बारे में पढ़ रहे थे, व्यक्तित्व मापन के बारे में पढ़ रहे थे, और हमने अभी तक जो पढ़ा था वो आत्मनिष्ठ विधि के बारे में पढ़ा था। एक बार मैं चेक कर लूं किसी को कोई कंफ्यूजन हो। कंचन बाल, विधि और प्रविधि अलग होता है क्या? जी बिल्कुल, देखिए विधि और प्रविधि अलग होता है, क्योंकि देखिए प्रविधियां होती हैं कि वह छोटी छोटी विधियां जो मिलकर किसी एक विधि को कंप्लीट करती है वो प्रविधि कहलाती है। अभी जब मैं प्रक्षेपी विधि पढ़ाऊंगा तो वहां पे आपको बताऊंगा कि कैसे प्रविधियां किसे कहते हैं, विधियां किसे कहते हैं। जैसे होती है ना, एक विधि को पूरा करने के लिए 4-5 विधियों का उपयोग किया जा रहा है, तो जो छोटी छोटी विधियां होती हैं वो मिलकर किसी एक बड़ी विधि को पूरा करते हैं, तो उन छोटी विधियों को प्रविधियां बोली जाती है। भाई दर्शन विधि वाटसन ने दिया, कर्म निर्धारण लुईस टर्सन ने, प्रश्नावली विधि वुडवर्थ ने, सही। सरफराज हुसैन लिखते हैं नाइस क्लास सर। चलिए कोई बात नहीं, कंचन जी ने जवाब दिया था। देखिए जवाब दीजिए, कंफ्यूजन रो है उसे पूछा करिए, तभी आपको चीजें समझ में आएंगे और डाउट क्लियर होंगी। और जो हम लोग पढ़ रहे थे वो हम पढ़ रहे थे व्यक्तित्व परीक्षण के बारे में। क्या पढ़ रहे थे हम? व्यक्तित्व परीक्षण। एकदम बिल्कुल अलग तरीके से पढ़ेंगे कि चीजें याद रहें, और पेपर में भी जो क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाते हैं उस पर फोकस कराए जाएंगे। बताऊंगा कौन से क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम पेपर में। तो हम पढ़ रहे थे व्यक्तित्व परीक्षण के बारे में, और व्यक्तित्व परीक्षण में हमने जो पढ़ा था, व्यक्तित्व परीक्षण के बारे में पढ़ा था। व्यक्तित्व परीक्षण में हमने पढ़ा कि व्यक्तित्व परीक्षण 3 टाइप के होते हैं। भाई तो बहुत कुछ पढ़ना है व्यक्तित्व परीक्षण में, मनोविश्लेषणवाद वाला व्यक्तित्व परीक्षण पढ़ेंगे, बहुत कुछ पढ़ना, सिर्फ इतने नहीं जितने मैंने लिखवाए हैं। पहला था आत्मनिष्ठ विधि, इसके बारे में आपने पढ़ा। आत्मनिष्ठ विधि, या इसी को बोला जाता है, एक और शब्द होता है व्यक्ति निष्ठ विधि, या इसी को कहते हैं व्यक्तिनिष्ठ विधि। दूसरा हमने जाना था कौन सा होता है, वस्तुनिष्ठ विधि। और अगला हमने जाना था कौन सा होता है, प्रक्षेपी विधि, जिसमें अचेतन मन का अप्रत्यक्ष रूप से जब परीक्षण किया जाता है तो उसे बोलते हैं प्रक्षेपी विधि। तो हम लोग पढ़े थे आत्मनिष्ठ विधि के बारे में, और आत्मनिष्ठ विधि में हमने किसके किसके बारे में पढ़ लिया था। आत्मनिष्ठ विधि में हमने पढ़ा था पहला अवलोकन विधि, जिसमें जाना कि अवलोकन विधि सबसे पुरानी विधि है, जिसमें इंद्रियों के द्वारा हम दूसरे व्यक्ति का अवलोकन करते हैं। दूसरा हमने पढ़ा था साक्षात्कार विधि, जो इंटरव्यू देते हैं, वाइवा देते हैं, उसी को बोलते हैं साक्षात्कार विधि। दूसरा हमने पढ़ा था साक्षात्कार विधि। तीसरा हमने पढ़ा था जीवन गाथा विधि, या जीवन इतिहास विधि, जिसे देने वाले कौन थे, टाइड मैन। जिसे देने वाले कौन थे, टाइड मैन। और लास्ट हमने एक पढ़ा था अंतर दर्शन विधि, या अंतर्दृष्टि विधि बोलते हैं इसे। मतलब खुद के अंदर झांकिए और बताइए, अंतर दर्शन कीजिए, अंदर देखिए, या फिर अंतर दृष्टि विधि मतलब खुद के अंदर झांकिए फिर उसके बाद बताइए। और इसको देने वाले कौन थे, विलियम बुंट। इसको देने वाले कौन थे, विलियम बुंट। और हमने ये भी जाना था कि अंतर्दृष्टि विधि या अंतर्दर्शन विधि जो होती है, यह एक तरह की अमनोवैज्ञानिक विधि है। ये भी आप जाने थे, क्यों? क्योंकि इसमें आप व्यक्ति के बारे में पूरी तरह सही सही नहीं पता कर सकते, क्योंकि व्यक्ति इसमें खुद के बारे में बताता है तो आप सही से नहीं पता कर सकते। इसलिए कौन सी विधि हो जाती थी, अंतर्दर्शन विधि या अंतर्दृष्टि विधि। कौन सी विधि कहलाती है, अमनोवैज्ञानिक विधि कहलाती है। एक विधि इसमें और लिख लीजिएगा, आत्म गाथा विधि।
आत्मगाथा विधि भी आत्मनिष्ठ विधि है या व्यक्तिनिष्ठ विधि बोल सकते हैं इसको आप। आत्मगाथा विधि में होता है कि जो साइकेट्रिक होता है, मनोवैज्ञानिक होता है, वो आपको कोई एक टॉपिक दे देगा, बोलेगा उसके ऊपर खुद के बारे में लिखिए आप, और बिल्कुल, और जो चीज आप लिखेंगे उसको दोबारा काटना नहीं है। आत्मगाथा विधि में कुछ कंडीशंस होते हैं कि पहले कुछ पॉइंट दे देगा, या तो फ्रीली लिखने के लिए कहेगा, या तो कुछ पॉइंट देगा कि इस चीज को लेते हुए अपने बारे में लिखिए, और जो लिखेंगे उसमें आपने जो लाइन लिख दिया उस लाइन को काटना नहीं है, उसी पे आपको आगे बढ़ते रहना है। तो वो कौन सी विधि कहलाती है? आत्मगाथा विधि। तो ये इतनी प्रकार के हम लोग आत्मनिष्ठ विधियां पढ़ चुके थे। आज जो हमें पढ़ना है वो हमें पढ़ना आज जो हमें पढ़ना है उसमें हमें पढ़ना है वस्तुनिष्ठ विधि। जो हमें पढ़ना वो कौन सा पढ़ना? वस्तुनिष्ठ विधि। और वस्तुनिष्ठ विधि में पहली विधि प्रश्नावली विधि। कई किताबों में प्रश्नावली विधि को आत्मनिष्ठ में भी लिया जाता है, पर वो अलग होता है। कई किताबों में देखेंगे प्रश्नावली विधि को आत्मनिष्ठ या व्यक्तिनिष्ठ में भी कैलकुलेट कर लिया कि प्रश्नावली विधि एक आत्मनिष्ठ विधि, पर वो अलग है। ये प्रश्नावली विधि क्या है? अलग है। और ये आपसे प्रश्नावली विधि लगाएगा तो आप किसमें आएंगे? वस्तुनिष्ठ विधि में। प्रश्नावली विधि। दूसरा निर्धारण मापनी। तीसरा क्रम निर्धारण मापनी। चौथा समाजमितीय विधि। और पांचवा बहिदर्शन विधि। और पांचवा कौन सी विधि हमने उस दिन देखा था? बहिदर्शन विधि। देखा जाए तो इसमें और भी विधियां आ जाती हैं, जैसे मान लीजिए छठवां एक आप लिख सकते हैं मनोनाटक विधि। एक आता आपका शारीरिक परिवर्तन विधि। इसके कोई जनक नहीं होते, ये सभी विधियां व्युत्पन्न विधियां होती हैं। शारीरिक परिवर्तन विधि। बात की जाए यदि इन सभी के बारे में बात की जाए, वस्तुनिष्ठ विधि में प्रश्नावली विधि, निर्धारण मापनी विधि, क्रम निर्धारण मापनी विधि, समाजमिति विधि, बहिदर्शन विधि, मनोनाटक विधि और शारीरिक परिवर्तन विधि, ये सभी विधियां कौन सी है? वस्तुनिष्ठ विधि। और मुझे उम्मीद है कि ये कलर आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छे से। यदि इसी में आगे बढ़े तो देख लेते हैं किसके जनक कौन है। देखिए प्रश्नावली विधि के जो जनक हैं, सुकरात नहीं लगाना है। सुकरात ने प्रश्नावली विधि दिया है, प्रश्नोत्तर विधि प्रश्नावली विधि सुकरात ने दिया है, उसमें नो डाउट है। तो प्रश्नावली विधि का व्यक्तित्व में परीक्षण में किसने प्रयोग किया है? यहां पर आप ये पढ़ रहे हैं, तो प्रश्नावली विधि का व्यक्तित्व परीक्षण में किसने प्रयोग किया? वो है आर्यस वुडवर्थ। कंचन पाल जी ने बिल्कुल सही बताया था। निर्धारण मापनी विधि आपने पहले भी पढ़ा होगा, फ्रांसिस गाल्टन। याद करिएगा जब आप पढ़ रहे थे, व्यक्तित्व की शुरुआत किए थे, तो हमने लिखवाया था कि निर्धारण मापनी के जनक कौन है? व्यक्तित्व के जनक, व्यक्तिक भिन्नता के जनक, बुद्धि के जनक, सूचना शास्त्र के जनक, सफल और असफल व्यक्तियों पहले बार प्रयोग करने वाले व्यक्ति, जैव सांख्यिकी का नियम किसने दिया है, जुड़वा बच्चों को पहली बार प्रयोग किसने किया है, ये सभी करने वाले कौन थे? जवाब एक, कौन? फ्रांसिस गाल्टन। और इनसे क्वेश्चन पूछ चुका है, जैसे व्यक्तित्व के जनक कौन? व्यक्तित्व की पहली बार अवधारणा किसने दी? बुद्धि के जनक कौन है? व्यक्ति भिन्नता की अवधारणा किसने दी? उसके बाद आपका आ गया कि निर्धारण मापनी के जनक कौन है? सूचना शास्त्र के जनक कौन है? ये 5 क्वेश्चन एकदम क्वेश्चन रिपीटेड है जो कि पेपर में आए हैं, और इन सभी के जनक कौन है? फ्रांसिस गाल्टन। और ये चीज पूछा जा चुका है, कई बार पूछा जा चुका है।
तो आर.एस. वुडवर्ड। निर्धारण मापनी के जनक कौन है? फ्रांसिस गाल्टन। क्रम निर्धारण मापनी के जनक कौन है? लुइस थर्स्टन। लुइस थर्स्टन। समाज मिति विधि के कौन जनक है? मिति जेएल मैरिनो। बहिर्दर्शन विधि के जनक कौन है? वाटसन। और ये दोनों व्युत्पन्न विधियां हैं, क्योंकि ये अलग से मनोविज्ञान में आई है, तो ये दोनों व्युत्पन्न विधियां कहलाती हैं, जो कि किसी आधार पे विधियों को बनाया जाता है। तो मनोनाटक विधि और शारीरिक परिवर्तन विधि, जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट ऊपर के ये पांचों हैं। तो एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको समझा देता हूं। एक चीज इसी में और ऐड कर लीजिएगा, निर्धारण मापनी विधि को ही श्रेणी मापनी भी कहते हैं। श्रेणी मापनी विधि भी कहते हैं। जो आप सीटेट में पढ़े होंगे, चेकलिस्ट हो गया, वो सभी चीज कौन से किसके उदाहरण है? निर्धारण मापनी के। और प्रश्नावली विधि को ही पेपर पेंसिल परीक्षण भी कहते हैं। प्रश्नावली विधि को ही पेपर पेंसिल परीक्षण भी कहते हैं। या कहीं कहीं आपको लिखा रहेगा कागज पेंसिल परीक्षण। एक बार इसे नोट कर लीजिएगा। तो फिर आप इसे नोट कर लिए होंगे। तो देखिए, अब पढ़ते हैं, जैसे समझते हैं। प्रश्नावली विधि दिए हैं आर.एस. वुडवर्ड, इसको पेपर पेंसिल परीक्षण या कागज पेंसिल परीक्षण भी लिखा रहता है। यह प्रश्नावली विधि में क्या होता है कि साइकेट्रिक, नाम से ही पता चल रहा है कि प्रश्नावली विधि के अंतर्गत जो आपसे मनोवैज्ञानिक होगा, प्रश्नावली विधि के अंतर्गत जो आपसे मनोवैज्ञानिक होगा, सीधी बात पता चली, आपसे कुछ प्रश्न करेगा। निश्चित प्रश्न भी हो सकते हैं, कोई आपसे फ्री प्रश्न भी पूछ सकता है कि जिस हिसाब से आप जवाब दो वैसा प्रश्न पूछे, या निश्चित प्रश्न भी बनाए जाते हैं पहले से कि इनके ये प्रश्न होंगे। तो वो होते हैं आपके प्रश्नावली विधि, जिसमें वो आपसे प्रश्न पूछता है, आप उसके जवाब देते हैं, उसके हिसाब से वो आपके व्यक्तित्व का निर्धारण करता है कि आपका व्यक्तित्व कैसा हो सकता है। जैसे जुड़े कई प्रश्न हो सकते हैं, कोई भी प्रश्न हो सकते हैं। तो आपसे जो प्रश्नावली विधि, जैसे एक बात की जाए प्रश्नावली विधि की, देखिए प्रश्नावली विधि का जो प्रयोग किया जाता है, जैसे कि प्रश्न दिए जाते हैं लिखने के लिए, पेपर पेंसिल परीक्षण इसलिए बोलते हैं क्योंकि पेपर दिया जाता है, पेंसिल भी दिया जाता है परीक्षण करने के लिए। जैसे 6, 7, 8 में होते हैं कि आपको पेपर पेंसिल मिल गए, कागज पेन, आप सभी बच्चों को प्रश्न दिए गए, सभी बच्चे उसके आंसर दे रहे हैं। तो जैसे उस तरह के परीक्षण होते हैं, वैसे व्यक्तित्व मापन के लिए आपको प्रश्न दे दिए जाएंगे, आपसे उसके जवाब लिखने होंगे, या आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको बताने होंगे। तो विधि कौन सी कहलाती है? प्रश्नावली विधि। देखिए, एक होता है निर्धारण मापनी, एक होता है क्रम निर्धारण मापनी। दोनों में बस फर्क थोड़ा सा अलग अलग है। निर्धारण मापनी में क्या होता है, जो फ्रांसिस गाल्टन की निर्धारण मापनी थी, निर्धारण मापनी में क्या होता है कि आपसे कोई चीज पूछा जाएगा या कोई कार्य करने को दिया गया, समझिएगा कि जैसे आपको कोई कार्य करने को दिया गया,
उस कार्य में आपकी तीव्रता कैसी है। जैसे मान लीजिए कि हमें बच्चों के बारे में, व्यक्तित्व को जानना है, तो हमने एक जैसे समझिएगा, जैसे हमने एक पेपर तैयार किया और उसके हर क्वेश्चन में कितने ऑप्शन, 4 ऑप्शन, हर क्वेश्चन में कितने ऑप्शन, 4 ऑप्शन। और वो जो 4 ऑप्शन रहते हैं वो पेपर का नहीं रहते हैं कि आपको बताना होगा कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है तो 4 ऑप्शन दे दिए तो उसमें से मोदी जी सही टिक लगाना है। उसमें रहता है, जैसे आप कभी देखे होंगे कि टीवी वगैरह या न्यूज़पेपर में आते थे कि प्रश्न पूछे गए हैं और उसमें रहता था कि आप इससे पूरी तरह संतुष्ट हैं, हाँ या ना, या पूर्ण असहमत हैं, या कंफ्यूजन में हैं। एक होता था ना कि आप पूरी तरह सहमत है, पूरी तरह सहमत हैं, या फिर आप क्या है, कंफ्यूजन में, बीच की स्थिति में है। तो इस तरह के इसमें जवाब रहते हैं कि पूरी तरह सहमत है, हाँ ना, या आप पूरी तरह इसमें मतलब कंफ्यूजन में है। जैसे आपसे पूछा जाए, एक मान लीजिए प्रश्न पूछ दिया जाए, जैसे आपसे एक प्रश्न पूछा गया पेपर में कि मांसाहारी भोजन नहीं करना चाहिए, मांसाहारी भोजन नहीं करना चाहिए। अब इसमें ऑप्शन ए है कि हाँ नहीं करना चाहिए, ऑप्शन बी है नहीं मतलब करना चाहिए, ऑप्शन सी है जिसमें आप ना हाँ में है, ना आ में है, हाँ में है, ना नहीं में है, जिसमें आपका कौन सा कंडीशन है, कंफ्यूजन का, कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से इसमें 3 ऑप्शन दिए जाते हैं, हाँ ना और कंफ्यूजन के। और जैसा आप जवाब देंगे, जैसा आप जवाब देंगे उस तरह से कैलकुलेट किया जाता है और उसी कैलकुलेशन के हिसाब से आपका क्या किया जाता है, व्यक्तित्व का निर्धारण। तो फ्रांसिस गाल्टन जो निर्धारण मापनी थी उसमें क्वेश्चन होते थे, 3-4 ऑप्शन होते थे, ऑप्शन में यही रहता था हाँ ना, या फिर कंफ्यूजन की स्थिति होती थी, कंफ्यूजन रहता था जहां आपको डाउट हो जिस बात पे, या आप पूरी तरह आंशिक रूप से सहमत होते थे या आंशिक रूप से असहमत। आंशिक रूप से सहमत मतलब कि चलो थोड़ा बहुत सहमत है आपकी बातों से, पूरी तरह सहमत नहीं है। तो इस तरह से ऑप्शन बनाए जाते थे कि पूर्ण सहमत, पूर्ण सहमत, आंशिक सहमत और आंशिक रूप से असहमत। तो इस तरह से 4 ऑप्शन होते थे और हर क्वेश्चन इसी टाइप के होते थे व्यक्तित्व मापनी में। और जिस तरह से व्यक्ति आंसर देता था उस तरह से कैलकुलेट किए जाते थे कि किस में, जैसे बहुत ज्यादा आपने आंशिक असहमत दिया तो समझ जाएंगे कि ये व्यक्ति ऐसा व्यक्तित्व है कि जल्दी किसी बात पे अपने टिक नहीं पाता, मतलब ये कंफ्यूजन की स्थिति में ज्यादा रहता है। तो जिस तरह के आप जवाब देते हो उस तरह से आपका कैलकुलेशन किया जाता था मापनी में, और वही से आपका क्या किया जाता था, व्यक्तित्व का निर्धारण। लुईस थर्स्टन की जो क्रम निर्धारण मापनी थी, तो लुईस थर्स्टन की क्रम निर्धारण मापनी थोड़ी सी अलग थी। लुईस थर्स्टन की जो क्रम निर्धारण मापनी थी वो क्रम निर्धारण मापनी थोड़ी अलग थी। इसमें भी प्रश्न होते थे लेकिन इसमें तरीका थोड़ा अलग था। तो देखिए लुईस थर्स्टन की जो क्रम निर्धारण मापनी थी उसमें क्या था, एक तैयार आपने पढ़ा होगा चेकलिस्ट के बारे में यूपी टेट में, जिसका प्रयोग करते थे हम जब कोई प्रोजेक्ट कार्य दिया जाता था तो उसको जांच करने के लिए चेकलिस्ट का प्रयोग किया जाता था, जहां पे जल्दी फीडबैक देना है, तुरंत के तुरंत फीडबैक वगैरह देना है किस चीज का जांच करके, तो वहां आप चेकलिस्ट का प्रयोग करते थे। चेकलिस्ट भी एक तरह की क्रम निर्धारण क्या है, मापनी ही है। तो देखिए चेकलिस्ट वगैरह जैसी मापनी जो होती हैं उसमें क्या होता है कि लिख दिया जाए, जैसे मान लीजिए आपका नाम हो गया, गांव पता हो गया। अब बात की जाए सृजनशीलता हो गई, सृजनशीलता में हो गया गुड, वेरी गुड, एक्सलेंट, याद करने की क्षमता में गुड, वेरी गुड, एक्सलेंट। तो इसी तरह जिस तरह के बच्चों के अंदर जैसे गुण देखे जाते थे उस तरह के टिक मार दिए जाते थे। पर यहां बात हो रही व्यक्तित्व की। अब व्यक्तित्व में सृजनशीलता थोड़ी ना आती, इससे ज्यादा बड़ी बात आती है। व्यक्तित्व में क्या देखा जाएगा, आपका बिहेवियर, कैरेक्टर, निर्णय लेने की क्षमता कैसी है। तो आपके चेकलिस्ट में जैसे लिखा रहेगा कि सृजनशीलता कैसी है, इसकी व्यवहार कैसा है, इस व्यक्ति की निर्णय लेने की क्षमता कैसी है, आप अपने बात पर निर्णय ले सकते हैं कि नहीं, नेतृत्व का गुण है कि नहीं, लीडरशिप आप निभा सकते हैं कि नहीं निभा सकते हैं, आपका कैसे, आप आशावादी हैं कि नहीं है, कि ज्यादा आप निराशावादी हैं। तो जब आपके हाव भाव को एक साइकेट्रिक देखता है, आपको कोई एक कार्य दे दिया गया, साइकेट्रिक को कार्य देगा,
आपको कोई एक कार्य दिया, अलग अलग परिस्थितियों, अलग अलग स्थितियों के हिसाब से आपको कार्य देगा, इसमें कई तरीके के, और जैसा उसमें आपके हाव भाव को देखेगा, जैसे देखेगा बहुत निराशावादी, पहले बोल देता है सर हमसे नहीं होगा, ये मत करवाइए, तो जान जाएगा कि निराशावादी, लगा देगा टिकट, बहुत ज्यादा निराशावादी है। और जैसे आपको कार्य दिया, आप चट से बोले अरे देखते ना कर ही लेंगे, एक बार ट्राई करने में क्या जाता है, तो मतलब आप बहुत ज्यादा क्या है, आशावादी हैं। जैसे बोला जाएगा कि अच्छा बताइए इस सिचुएशन में रहेंगे तो नेतृत्व में आप क्या करेंगे, तो जब यदि देखा गया कि नेतृत्व का गुण इसके अंदर है, लीडरशिप निभा सकता है, तो मतलब नेतृत्व का गुण इसके अंदर पाया जाता है। तो देखिए व्यक्तित्व का जो मापन होता है अलग अलग कंडीशन में अलग अलग तरीके से होता है। मतलब आप एक बच्चे के यदि पर्सनालिटी को टेस्ट कर रहे हैं तो हो सकता है उसमें सृजनशीलता, व्यवहार, निर्णय लेने की क्षमता याद करें। पर मान लीजिए जैसे आप ऊंची रैंक के अधिकारी बन रहे हैं, जैसे आर्मी वगैरह या कहीं भी आप ऊंची रैंक के अधिकारी जब बनते हैं तो वहां आपके निर्णय लेने की क्षमता क्या है, आप लीडरशिप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, आप आशावादी है या फिर नहीं है, इन सभी चीजों को चेक किया जाता है। क्योंकि जब आप ऊंची रैंक के अधिकारी बन रहे तो आपके अंदर ये गुण होना चाहिए, सिर्फ पढ़ाई लिखाई जरूरी नहीं है, आपके अंदर ये गुण भी होना चाहिए कि आपके अंदर नेतृत्व करने की, लीडरशिप की क्षमता है या फिर नहीं है, आपके अंदर किसी कड़े निर्णय को लेने की क्षमता है या नहीं है, कि नहीं हम कड़ा से कड़ा निर्णय ले सकते हैं, आप आशावादी है कि नहीं, चाहे टफ काम हो चाहे जैसी सिचुएशन, आप उम्मीदें कभी नहीं छोड़ते, आपको आशा रहती है कि हम कर लेंगे, आप मोटिवेट रहते हैं। तो जिस हिसाब से व्यक्ति होते हैं उस हिसाब से व्यक्तित्व का क्या किया जाता है, परीक्षण। तो इस तरीके से इस परीक्षण को किसने बनाया, क्रम निर्धारण मापने को लुईस थर्स्टन ने। समाज मिति विधि की बात की जाए, यह भी बड़ी मजेदार थी। समाज मिति विधि जैसे होता है कि आपका आर्मी वगैरह में यदि जब जॉब वगैरह लगती है, आर्मी या पुलिस, इतना मुझे पूरी तक क्लियर नहीं है, जब जॉब लगती है तो उसमें पुलिस वेरिफिकेशन आता है। पुलिस वेरिफिकेशन में क्या होता है, वो आपके घर के आसपास जाएगा, पूछेगा किस इसके बारे में जानते हैं, हाँ कैसा बच्चा है, किस तरह का है। मतलब कि समाज मिति विधि वह है कि आपके बारे में जानना है तो आपसे न पूछ के आपके आसपास के लोगों से हम पूछते हैं, कि जैसे आपके आसपास जो घर हुए, पास पड़ोस के जो लोग हुए, आपके गांव के जो लोग हुए, उनसे आपके बारे में पूछा जाएगा। अब मान लीजिए कि जैसे 10 लोगों से हमने पूछा आपके बारे में, अब 10 में से यदि मान लीजिए 7 लोगों ने बोला कि बहुत बढ़िया बच्चा है, बहुत बढ़िया है, 2 ऐसे मिल गए कि जो आपके पड़ोसी के बहुत ज्यादा आपसे नफरत करने हैं, बोल दिया बहुत खराब है, ठीक ठाक नहीं है, और एक ऐसा मिला जो बोल दिया कि अच्छा है, ठीक ही ठाक है, और एक ऐसा मिला जो ये बोल दे कि अच्छा है, ठीक ठाक है, मतलब एवरेज है बच्चा, तो एवरेज है बच्चा। तो इसका मतलब जब देखा जाता है कि नहीं 7 लोगों ने बहुत बढ़िया बोला, तो मतलब इसका व्यक्तित्व क्या होगा, बहुत अच्छा होगा। तो ये होती है समाज मिति विधि। समाज मिति विधि का उदाहरण लीजिए तो और अच्छे तरीके से आप समझ सकते हैं। अब समाज मिति विधि देखिए, जैसे जब शादी विवाह लगते हैं तो लड़कियों का बायोडाटा जाता है लड़कों के पास और लड़कों का बायोडाटा आता है लड़कियों के पास। अब जैसे लड़के का बायोडाटा गया, अब मान लीजिए लड़के का बायोडाटा जब जाता है, बायोडाटा समझ रहे हैं कि नहीं, कि ये भी बताना होगा मुझे। तो देखिए जैसे समाज मिति विधि में क्या होता है, जैसे लड़कों का बायोडाटा गया, अब जब एक लड़के का बायोडाटा जाता है तो बाकायदे फोटो लगा होगा, कोई अच्छा सा नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम, गांव का पता क्या है, ईमेल आईडी, फोन एड्रेस, ये वो, कौन कौन सी डिग्री किया, बीएससी, बीकॉम, इंजीनियर से लेके सब कुछ है, क्या क्या किया है, उसकी हॉबी क्या है, उसकी यहाँ तक कि उसका रंग क्या है, उसकी लंबाई कितने फीट है, बाल का कलर कितना, दुनिया भर के सारे डेटा इसमें भर दिए जाते हैं। अब जैसे सोच के देखिए कि आपके घर किसी लड़के का बायोडाटा आया, अब बायोडाटा आया तो आप उसी को पढ़ के थोड़ी ना घर वाले शादी लगाते हैं। घर वाले बोलते नहीं बैकग्राउंड चेक करना होगा, आखिर है क्या बैकग्राउंड लड़के का, तो घर वालों में से 4 निकलेंगे वहां। अब उस लड़के के घर के जाएंगे तो उस लड़के घर जाके थोड़ी ना पता करते नहीं आपका भाई वैसा बैकग्राउंड क्या है, आपसे 2-4 सवाल पूछने नहीं, आप उसके पास पड़ोस में किसी दूसरे को भेजते हैं, वो जाएगा उसके पास पड़ोस में चाय पानी का दुकान होगा, कहीं ठेला वगैरह लगाने वाले होंगे पास पड़ोस, वहां जाएंगे, अरे फलाने का लड़का उन्हीं का घर है ना, बोलेगा हाँ भैया उन्हीं का। 10 रुपए का सामान भी उससे खरीदेंगे, थोड़ा और ज्यादा एक्साइटमेंट में जवाब दे, वो 10 रुपए का आप उससे सामान भी खरीद लेंगे। अच्छा उनका जो लड़का बड़का वाला वो कैसा है, ठीक ठाक है, नशा पत्ती करता है कि नहीं करता है, बात व्यवहार कैसा है, मार झगड़ा वाला तो नहीं है। अच्छा बोलते हैं कि नौकरी करता है इंजीनियरिंग, सही में नौकरी करता है कि कुछ और करता है। तो
ये होता है कि आप समाज में, जब आपके बारे में समाज में आपसे न पूछ के समाज के अलग अलग लोगों से आपके बारे में पूछा जाता है, और वहां से जो आपकी पर्सनैलिटी निकल के आती है वो कौन सी विधि कहलाती है? समाज मिति विधि। मतलब समाज से मिलते हैं और समाज से आपके बारे में पूछा जाता है, आपसे नहीं पूछा जाता है। बहि दर्शन विधि, बहि दर्शन विधि मतलब कि बहि मतलब बाहर, दर्शन मतलब देखना। जैसे कि कोई व्यक्ति आ रहा है जा रहा है, अब आपने उसको बाहर से देखा, आप उसको देख रहे हैं उसके बाहरी रूप को कि उसके क्या हाव भाव हैं, क्या विचार हैं, कैसे बोल रहा है, कैसे कर रहा है। तो आप एक तरीके से देखिए कि आप उसके व्यवहार को देखते हैं। भाई दर्शन विधि में आप क्या देखेंगे? उसके अंदर थोड़ी जाके देखेंगे कि 2 किडनी में से एक फेल है कि एक बचा हुआ है, क्या है। तो मतलब धड़कने 140 की स्पीड से चलती है 70 के। तो आप जब भी देखेंगे तो आप उसके बहिदर्शन विधि में उसके व्यवहार को देखते हैं, उसके बिहेवियर को देखते हैं। अब व्यवहार का विज्ञान और व्यवहारवाद किसने दिया था? याद होगा, वाटसन। और जब मैं मनोविज्ञान का इतिहास पढ़ा रहा था वहां भी बताया था कि अंतरदर्शन विधि या अंतर्दृष्टि विधि किसने दिया था? विलियम वुंट ने। और उस चेतना का विज्ञान जिन्होंने विलियम वुंट ने दिया था, उन्हीं ने अंतरदर्शन विधि या अंतर्दृष्टि विधि दिया था। लेकिन चेतना के विज्ञान के बाद ही एक विज्ञान आता है, व्यवहार का विज्ञान, जिसको लेके आते हैं वाटसन, जो कि व्यवहारवाद के भी जनक है। और उन्होंने ही एक विधि दिया, कौन सा? बहिदर्शन विधि। उन्होंने बोला कि किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में जानना है तो उस व्यक्ति के व्यवहार को देखिए, मतलब बाहरी रूप को देखिए, वो कैसे बोल रहा है, बातें कर रहा है, कैसे दूसरों के सामने मिलजुल रहा है, उसके हाव भाव क्या है, चाल ढाल क्या है, बस उसके ऊपर नजर रखिए, उसके व्यवहार को आप देखिए। तो उस विधि को कौन सी विधि बोली जाती है? बहिदर्शन विधि। और जब चूंकि बहिदर्शन विधि में आप व्यवहार को देखते हैं, ओवरऑल हाव भाव चाल ढाल ये सब क्या व्यक्ति का व्यवहार बिहेवियर है। और जब आप व्यवहार को ही देख रहे हैं तो व्यवहार किसने दिया था? व्यवहार का विज्ञान, वाटसन। तो इसके भी जनक कौन होंगे? वाटसन। मनोनाटक विधि क्या है? मनोनाटक विधि मतलब कि साइकिक ड्रामा बोलते हैं इसको। मनोनाटक मतलब जैसे ड्रामा नाटक होता है, तो इसमें साइकेट्रिक क्या करेगा कि आपके हाव भाव को जानने के लिए कि किस सिचुएशन में आपकी स्थिति कैसी रहती है, इस चीज को जानने के लिए साइकेट्रिक क्या करेगा? एक नाटक, एक परफॉर्म करवाएगा पूरा नाटक। उसमें आपको एक कैरेक्टर देगा, उस कैरेक्टर को आपको जैसी स्थिति में डालना है उस स्थिति में उस कैरेक्टर के साथ आपको डाल देगा। अब बोलेगा नाटक प्ले करो। अब नाटक प्ले हुआ, अब सारी स्थितियां बन गई, थोड़ी तनावपूर्ण भी हो सकती हैं या समस्याओं से जुड़ी हुई हो सकती हैं, जैसी भी एक नाटक चल रहा है जिसमें आपको रखा गया है। तो अब उस स्थिति में आप क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, आपके हाव भाव कैसे हैं, आपके जो शरीर की स्थिति क्या है, कैसी है, तो उन चीजों को जब देखता है तो साइकेट्रिक समझता है कि नहीं, यदि इस स्थिति में इस बच्चे को रखा जाएगा तो इसकी स्थिति ऐसी हो जाती है, इस स्थिति में रखा जाता है तो इस व्यक्ति के व्यवहार ऐसे हो जाते हैं। तो वो कौन सी विधि कहलाती है? वो मनोनाटक विधि कहलाती है। मनोनाटक विधि। इसमें पूरी स्क्रिप्ट नहीं लिख के दी जाएगी कि आपको ये बोलना है, बस एक स्थिति क्रिएट कर दी गई, अब बोलना आपको अपने हिसाब से है। जैसे वहां पाया कोई स्थिति ड्रामा चल रहा है, तो उसमें कोई भी हुआ कि नहीं हम तुमको मार देंगे, काट देंगे, तो अब वहां पे आपको नहीं बताया जाएगा कि आपको क्या बोलना, आपको खुद से सोच के चीजों को बोलना है। जब खुद से सोच के बोलेंगे जाहिर सी बात आप उसी व्यवहार को निकालेंगे, उसी बिहेवियर को जो आपके अंदर होता है। अब सामने वाला बोला कि मार देंगे, पीट देंगे, काट देंगे, तो आप भी आए गुस्से में, नहीं तुम कैसे काट देगा, हम भी काट देंगे, हमारे पास भी बहुत ताकत है, थोड़ी ना हाथ में मेहंदी लगा के बैठे हुए हैं। तो नहीं, जान जाएगा कि बड़ा हिंसक प्रवृत्ति है, तुरंत गुस्सा हो जाता है। और देखेगा नहीं, एकदम बोलेगा नहीं मत मारिए, छोड़ दीजिए, तो लगेगा नहीं बहुत ही विनम्र प्रवृत्ति का है, थोड़ा डर जाता है बच्चा, इस टाइप का है। तो ये होता है कि मनोनाटक विधि में आपके हाव भाव देखा जाता है कि किसी स्थिति में आपका रिएक्शन या प्रतिक्रिया क्या हो सकता है। शारीरिक परिवर्तन विधि, देखिए शारीरिक परिवर्तन विधि में जब आपको कोई बात पूछी जाती है या किसी समस्या के बीच रखी जाती है या कोई बात आपको बताई जाती है, तो उस बात के वजह से आपके ऊपर जो प्रभाव पड़ता है या आपके दिमाग जो सोचता है, उसके वजह से आपके जो ब्लड का फ्लो होता है, धड़कन होती है, आपके आंखों की जो पुतलियां होती हैं, स्किन जो होते हैं, इनमें संकुचन बढ़ता है या फिर घटता है। जैसे ब्लड रहेगा उसकी स्पीड और तेज हो जाएगी, आंखों की जो पुतलियां हो जाएंगी या तो बढ़ जाएंगी या फिर क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। आपकी स्किन जो रहती है, त्वचा जो रहती है, उसमें भी संकुचन आने लगता है। जैसे नहीं होता गुस्से में चेहरे अलग भाव प्रकट करते हैं, हंसी के समय अलग भाव प्रकट करते हैं, तो मांसपेशियों में संकुचन आता है। तो शारीरिक परिवर्तन विधि में व्यक्ति
अलग अलग मशीन यंत्रों के द्वारा इन्हीं सब चीजों के ऊपर नजर रखता है। आपके स्किन के संकुचन के ऊपर, आंखों की पुतलियों के कितना फैल रहा है, कितना सिकुड़ रहा है, धड़कन के ऊपर की कितनी तेज और कितनी धीमी हो रही है, आपके बॉडी के टेम्परेचर के ऊपर की घट रहा है कि बढ़ रहा है। तो जिस हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके हिसाब से जब आप जवाब देंगे तो उस जवाब से ज्यादा आपके शरीर के हरकतों पर ध्यान रखता है और समझ जाता है कि इसका रिएक्शन क्या है। और यदि ये क्वेश्चन पूछा गया तो इसने जो जवाब दिया सही दिया है या फिर गलत दिया है। तो वैसे मनोवैज्ञानिक आपके सारे पर्सनालिटी के बारे में जान जाता है। तो कौन सी विधि होती है? शारीरिक परिवर्तन की विधि। तो इसको आप समझ गए होंगे। यदि नहीं समझे होंगे तो कमेंट करके बता दीजिएगा, एक बार फिर से आपको बता दूंगा। तो ये आपके कौन सी विधियां थी? वस्तुनिष्ठ विधि। कौन सी विधि थी? वस्तुनिष्ठ विधि। देखिए बिल्कुल याद कर लेना है कि प्रश्नावली विधि कौन दिए हैं? आर्यस वुडवर्थ। बर्थ मतलब जन्म, और जैसे ही बच्चों का जन्म हो उसके प्रश्न शुरू हो जाते हैं। भैया ये क्या है? दीदी ये क्या है? तो पापा ये क्या है? पतंग है, उड़ता है। उड़ता है, पंख नहीं है तो कैसे उड़ता है? तो बोलो उसके प्रश्न अजीबो गरीब प्रश्न क्या हो जाते हैं बच्चों के, शुरू हो जाते हैं जन्म से। तो वुडवर्थ, वुडवर्थ का कौन सा आ जाएगा? बर्थ मतलब जन्म, जन्म से कौन सी प्रश्न शुरू हो जाते हैं? प्रश्नावली विधि। देखिए क्रम निर्धारण मापनी। क्रम निर्धारण मापनी मतलब ई की मात्रा 2 बार क्रम से आ रही है। मतलब कौन? लुईस थर्स्टन। और निर्धारण मापनी तो आप इतनी बार पढ़ चुके, फ्रांसिस गाल्टन। फ्रांसिस गाल्टन का आपको याद हो जाएगा, फ्रांसिस गाल्टन है। समाज मिति विधि, मिति मिति मैरिनो। बहिदर्शन विधि, बहिदर्शन विधि मतलब बहिदर्शन मतलब जब आप बाहरी रूप देखते हैं तो उसमें क्या देखते हैं? व्यवहार। और व्यवहार का विज्ञान और व्यवहारवाद किसने दिया? वाटसन। तो यदि जोड़ के याद करेंगे तब आपको बहुत जल्दी याद होगा। जैसे अंतरदर्शन विधि, अंतरदर्शन विधि विलियम वुंट। तो आपको याद होना चाहिए कि चेतना का विज्ञान मतलब व्यक्ति की चेतना को देखा जाता है, जो उसके अंदर है उसके बारे में अध्ययन कर रहे थे विलियम वुंट। तो चेतना के बारे में देखना मतलब अंदर झांक के देखना। ये कौन दिया? विलियम वुंट दिए। जब चेतना पर अध्ययन वही किए तो विलियम वुंट भी कौन देंगे? अंतरदर्शन का, अंतरदर्शन विधि। अब वाटसन ने कौन सा दिया था? व्यवहार का विज्ञान या व्यवहार। व्यवहार क्या होता है? देखिए चेतना व्यक्ति के अंदर होता है, व्यवहार उसके बाहरी हाव भाव को बोलते हैं। तो चेतना पर अध्ययन यदि विलियम वुंट किए हैं तो अंतरदर्शन विधि अंदर झांकने का काम कौन करवाएगा? विलियम वुंट। और यदि व्यवहार का विज्ञान और व्यवहारवाद वाटसन दिए हैं तो वही दर्शन विधि भी कौन देगा? वाटसन ही। तो ये आपने लिख लिए होंगे वस्तुनिष्ठ विधि में कम से कम 7 प्रकार, और सभी को ध्यान में रखेंगे बिल्कुल। 8वां भी लिख सकते थे आपको लिखना हो तो। जैसे एक और विधि है नियंत्रित निरीक्षण विधि। नियंत्रित निरीक्षण विधि, यही मनोनाटक विधि, शारीरिक परिवर्तन विधि की तरह ही एक कौन सी विधि है? नियंत्रित निरीक्षण विधि। एक सेकंड रुकिएगा, जरा कॉल आ रहा है। हाँ देखिएगा तो नियंत्रित निरीक्षण विधि भी इसी तरह की एक विधि है। मतलब कि एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर आपको रख के क्या किया जाएगा? आपका निरीक्षण। जब आपको निरीक्षण किया जाएगा, देखिए भाई दर्शन विधि में क्या आप फ्री हैं, आप व्यक्ति अपना चल रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, जैसे बोलना वैसे बोलना है, और आप व्यक्ति का भाई दर्शन उसके व्यवहार का अपने जांच कर रहे हैं कि नहीं किस तरह का हाव भाव है। लेकिन नियंत्रित निरीक्षण विधि में क्या होता है? व्यक्ति का निरीक्षण किया जाएगा, उसके हाव भाव को देखा जाएगा, लेकिन वहां का एनवायरमेंट क्या होगा? कंट्रोल्ड। मतलब कि वो साइकेट्रिक के कंट्रोल में रहेगा। साइकेट्रिक बताएगा तो तुम जाना, तुम उस व्यक्ति से ऐसे बोलना। तो मतलब क्या वो व्यक्ति जो पूरा इन्वायरमेंट है आपके आसपास का, जैसे सोच के देखिए कि आप फ्री हैं, आप रास्ते पे घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, जैसे बोलना वैसे बोल रहे हैं, और सामने खड़ा होकर एक साइकेट्रिक आपका निरीक्षण आपका देख रहा है कि नहीं ये कैसा इसका हाव भाव है, तो वो कौन सी विधि कहलाएगी? बहिदर्शन विधि। क्योंकि उसमें आपके ऊपर उसका कंट्रोल नहीं है, आप पूरी तरह फ्री है, वो भी पूरी तरह फ्री है। लेकिन नियंत्रित निरीक्षण विधि में क्या होता है कि आप घूम रहे हैं तो साइकेट्रिक अपने एक चिराग बोलेगा, अच्छा सुनो, उसको जाना जाके धक्का मार देना। तो वो जाएगा, घूमते 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 आपको धक्का मार देगा।
मतलब कि साइकेट्रिक आपके आसपास के इन्वायरमेंट को क्या कर रहा है, नियंत्रित कर रहा है, और नियंत्रित करके देख रहा है कि व्यक्ति कोई आपको धक्का मारता है तो आपका रिएक्शन क्या होता है, आप वहां पे क्या प्रतिक्रिया जाहिर करते हैं। सामने वाला सॉरी बोला तभी आप बोले, सॉरी बोलने से क्या होता है, अंग्रेज चले गए भी तुम सॉरी छोड़ के चले गए, तुम उसी का यूज किए जा रहे हो, प्रयोग किए जा रहे हो, आपने दिए दो चट्ट से, जान जाकर इसकी बहुत ही हिंसक प्रवृत्ति है, सॉरी बोलने पे जरा सी बात पे पीट दिया। तो वो होता है नियंत्रित निरीक्षण विधि, जिसमें कि कंट्रोल इन्वायरमेंट के अंतर्गत व्यक्ति का आप क्या करते हैं, निरीक्षण करते हैं। समझ गए होंगे। तो आगे चलते हैं। तो ये हो गया आपके कौन सी विधि, वस्तुनिष्ठ विधि। आगे चलते हैं तो आपकी कौन सी विधि आती है, प्रक्षेपीय विधि। कौन सी विधि, प्रक्षेपीय विधि, या इसी को बोला जाता है प्रक्षेपण विधि। प्रक्षेपण विधि या प्रक्षेपी विधि दोनों एक ही है। और आपको पहले ही मैंने बताया था इसमें एक पॉइंट, पहला पॉइंट इसमें आपको पहले बोल दिया था जो ध्यान रखने के लिए, कि प्रक्षेपी विधि या प्रक्षेपण विधि के अंतर्गत इसमें, इस विधि में, इसमें अचेतन मन का अप्रत्यक्ष रूप से परीक्षण किया जाता है, किया जाता है। इसमें अचेतन मन का अप्रत्यक्ष रूप से परीक्षण किया जाता है। दूसरी बात, यदि पूछे प्रक्षेपण शब्द किसने दिया, तो प्रक्षेपण शब्द समझ सकते हैं अचेतन मन के बारे में किसने बताया, सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड ने कौन सा शब्द दिया था, प्रक्षेपण शब्द। तो प्रक्षेपण शब्द देने वाले कौन है, सिगमंड फ्रायड। ये हो गया प्रक्षेपण शब्द किसने दिया, सिगमंड फ्रायड। तीसरा पॉइंट देखिए, इन्होंने सिर्फ शब्द दिया, पर प्रक्षेपण शब्द का एक प्रविधि के रूप में प्रयोग किसने किया, एक प्रविधि के रूप में प्रयोग किसने किया, वो कौन है, हेनरी मूरे। हेनरी मूरे याद होगा, हेनरी मूरे का सिद्धांत, मांग का सिद्धांत, आवश्यकता मांग का ब्राह्मस्लो, मांग का सिद्धांत हेनरी मूरे। कितनी मांगे बताई थी, कमेंट करके बताना आज, हेनरी मूरे ने जो मांग का सिद्धांत दिया था उसमें कुल कितनी प्रकार की मांगे बताई थी, तब समझ में आएगा कि नहीं आप लोग एक्टिव है या सिर्फ अचेतन मन का प्रयोग चल रहा है आप लोग के दिमाग में। एक बात और, यदि पूछे कि प्रक्षेपण विधि, सॉरी प्रक्षेपण प्रविधि के महत्व पर प्रकाश किसने डाला, तो कौन है, लॉरेंस। ये लॉरेंस कोहलबर्ग वाले लॉरेंस नहीं है, ये दूसरे लॉरेंस हैं। ये नहीं समझ लेना कि लॉरेंस कोहलबर्ग नैतिकता के सिद्धांत वाले हैं, ये दूसरे लॉरेंस हैं। तो इस तरह के आपके पहले तो इसी शब्द बन जाते हैं, और ये वाले क्वेश्चन एकदम पूछे जा चुके हैं, ये वाले क्या बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ये वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जा चुके हैं कि इसमें कौन सी विधि जिसमें अचेतन मन का अप्रत्यक्ष रूप से या इनडायरेक्ट रूप से परीक्षण किया जाता है, तो कौन सी विधि है, प्रक्षेपी विधि है। तो इसको एक बार लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
अब यदि प्रविधियों के बारे में बात करें तो देखिए, यदि प्रक्षेपी विधि की बात की जाए, प्रक्षेपण विधि की बात की जाए, अच्छा ये भी समझते रहिएगा शब्द का मतलब। प्रक्षेपण मतलब होता क्या है? सिगमंड फ्राइड बताया कि प्रक्षेपण का मतलब होता फेंकना, ये अपने अंदर की जो बातें हैं उसको निकाल के दूसरे के ऊपर थोपना या फेंकना ही क्या कहलाता है? प्रक्षेपण विधि। क्योंकि अचेतन मन के अंतर्गत सारी दमित इच्छाएं होती है, वही आपकी पर्सनैलिटी को चेंज करती हैं। खासकर अचेतन मन आपकी पर्सनैलिटी को चेंज करता है। और अचेतन मन बड़ा ही खुराफाती है, आपको पता है, सारे खुराफात आपके उठाते हैं। वो क्या करता है कि आनंद और खुशी पाने के लिए आपको बताएगा कि ये काम करो, ये काम करो, ये काम करो। मतलब वो अंदर की बातों को निकल के बाहर फेंकता है या किसी दूसरे व्यक्ति या किसी दूसरे चीजों के ऊपर थोपने का कार्य करता है। बताए थे कि यदि दुख दर्द और गम हो, सारी दुनिया भर की यदि दिल टूटने की बात आप ही के अंदर, तो अचेतन मन उसको निकालेगा इनडायरेक्ट तरीके से। या तो आपसे स्टेटस लगवाएगा या आपसे कहेगा शायर बन जाओ, सारे दुख दर्द शायरी में ही बयां कर दो। तो वो होता है कि नहीं, कि आपके दुख दर्द को भी निकालने का काम कौन करता है? अचेतन मन। मतलब वो अंदर की बातों को बाहर फेंकने का काम करता है। और जो चीजें बाहर निकल रही हैं, यदि आप उसके बारे में जान गए, अचेतन मन में दबी हुई सारी इच्छाएं और उस सारे दुख दर्द के बारे में जान गए, तो आप पूरी तरह जान जाएंगे उस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होगा, वो व्यक्ति कैसा हो सकता है। यदि उसका व्यक्तित्व आज ऐसा हुआ है, यदि इतना चिड़चिड़ा स्वभाव का है, जैसे किसी प्यार मोहब्बत के नाम सुनते ही सीधे इरिटेट हो जाता है, तो आप जान जाएंगे नहीं, इसका बहुत पहले दिल टूटा हुआ, इसी वजह से इसका व्यक्तित्व ऐसा हो गया है। तो वो होता है प्रक्षेपण विधि का मतलब होता है फेंकना या किसी के ऊपर थोपना। कि जब आप अचेतन मन में दबी हुई इच्छाएं, अचेतन मन में दबी हुई बातों के बारे में यदि आप किसी व्यक्ति के जान जाते हैं, तो जानने के बाद आप उसकी पूरी पर्सनालिटी को जान जाते हैं कि उसका व्यक्तित्व हो कैसा सकता है, और यदि ऐसा है तो किस वजह से उसका व्यक्तित्व ऐसा बन गया है। सारे चीजों के बारे में आप जान जाते हैं। तो इसमें प्रविधि, हाँ एक शब्द आती है आपकी प्रविधि, और एक शब्द आपकी आती है क्या? विधि। दोनों में अंतर क्या है? देखिए दोनों में कोई अंतर नहीं है। प्रविधियां होती हैं, छोटी छोटी विधियां होती हैं। असल में देखिए, जब आपसे आत्मनिष्ठ या वस्तुनिष्ठ की जो विधि है, जब किसी व्यक्ति का परीक्षण करना होता है व्यक्तित्व का, इसमें कोई आप चाहे निर्धार मापने उठाइए, चाहे प्रश्नावली विधि, क्रम निर्धार, समाज मिति, मतलब इसमें से आप कोई भी एक विधि का प्रयोग करेंगे, आप व्यक्तित्व के बारे में समझ जाएंगे। लेकिन प्रक्षेपी विधि में क्या होता है कि इसमें आपको 2, 3, 4 विधियों का प्रयोग करना होता है। इसमें एक विधि से काम नहीं चलेगा, इसमें आप 2, 3, 4 प्रविधियों को उठाएंगे तब जाके आपका टेस्ट पूरा होगा। तो देखिए, उनको विधि इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक अकेला ही परीक्षण को पूरा करता है। लेकिन प्रक्षेपी विधि में क्या होता है कि 2, 3, 4 छोटे छोटे विधियां मिल के किसी परीक्षण को पूरा करते हैं, तो इसलिए उनको प्रविधि बोला जाता है। एक लाइन में बोला जाए तो प्रविधि वह छोटी छोटी विधियां होती हैं जो मिलकर एक विधि को क्या पूर्ण करने का काम करती हैं। 3, 4 मिलकर एक विधि को पूरा करती हैं, इसलिए इनको क्या बोली जाती है? प्रविधियां। जैसे होते हैं ना प्रधानाचार, और उनके नीचे कौन आते हैं? उप प्रधानाचार। तो उसी तरह विधि और विधि के नीचे जो छोटी छोटी विधियां होती हैं उनको क्या बोला जाता है? प्रविधियां। इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि इसमें 3, 4 को एक में मिला के तब परीक्षण किया जाता है, इसलिए इनको प्रविधि नाम दिया गया है, क्योंकि 3, 4 मिलेंगे तब जाकर पूरा होगा। तो प्रक्षेपी विधि में जैसे एक होता है साहचर्य विधि, साहचर प्रविधि। एक कौन सा होता है? साहचर प्रविधि। एक एक के बारे में पढ़ते हुए चलते हैं। देखिए, साहचर मतलब होता है साथ, जोड़ना, संबंध। संबंध नहीं मतलब किसी चीज के साथ कनेक्ट करना, अनुबंधन टाइप का होता है। साहचर मतलब होता है किसी के साथ कोई चीज जोड़कर बताना, जोड़ने का काम होता है, तो वहां शब्द यूज करते हैं साहचर। तो साहचर विधि में कई आते हैं, जैसे आप हो गए शब्द साहचर। अब शब्द साहचर में क्या होगा? शब्द साहचर में यह होगा कि आपसे कोई एक शब्द बता दिया जाएगा, उसके साथ जोड़ के आपको कोई बात कहने को कहा जाएगा। जैसे आपको कोई एक शब्द बताया गया, अब शब्द साहचर में क्या होता था कि जैसे आपसे कई शब्द बताए गए, रैपिडली आपको बोला जाएगा, आपके दिमाग में जो बात आ रही है या फिर कोई उससे जुड़ी आप जो बात कहना चाहते हैं, जैसे बोला जाए नशा, तो व्यक्ति दिमाग में आया कि नहीं नशा कभी कभी करना चाहिए, तो और समझ जाएंगे कि इसकी बुद्धि किधर जा रही है। और कोई बोले कि नहीं बिल्कुल नहीं करना चाहिए, तो समझ जाएंगे नहीं कि इसका व्यक्तित्व कैसा है। आइसक्रीम, अब आइसक्रीम सोचते हुए उसके दिमाग में क्या बात आई, वो उसके साथ जोड़ के कौन सी बात बोलता है, डिपेंड करता है व्यक्ति के ऊपर। तो शब्द साहचर में आपको एक एक अलग अलग शब्द दिए जाते हैं,
और उनको उनसे जोड़कर आपको कोई बात बतानी होती है या कोई बात कहनी होती है, तो वो कौन सी विधि हो जाती है? शब्द साहचर्य। एक होता है मुक्त साहचर्य। मुक्त साहचर्य में क्या होता है, चाहे शब्द हो या फिर कोई चित्र हो या कोई वाक्य हो, कुछ भी दिया जा सकता है, शब्द चित्र वाक्य कुछ भी दिया जा सकता है। इनमें से किसी, जैसे कोई एक चित्र दिखाया गया शेर का, अब शेर को दिखाते बोला गया कि नहीं बताओ इसके बारे में पहले दिमाग में कौन सी बात आती है। अब आपने पहले बोला कि नहीं बड़ा ही हिंसक पशु है, बड़ा ही खतरनाक होता है, और किसी के दिमाग में यह भी बात आ सकता है कि नहीं शेर को देखने के बाद कि नहीं शेर जंगल का क्या होता है? राजा होता है। तो ये डिपेंड करता है कि अलग अलग व्यक्तियों के अंदर उस चित्र को देख के क्या बात आई, और जब वो बात बताता है तो पर्सनालिटी टेस्ट करने वाला जो साइकेट्रिक होता है उसी हिसाब से जान जाता है कि इस व्यक्ति की पर्सनालिटी कैसी, इस व्यक्ति की पर्सनालिटी कैसी है। तो देखिए शब्द साहचर्य देने वाले जो थे वो थे आपके सिगमंड फ्रायड। कौन थे? सिगमंड फ्रायड। और मुक्त साहचर्य देने वाले इन्हीं के चेले थे कार्ल युंग। अब बताइएगा कार्ल युंग ने व्यक्तित्व के प्रकार में कितने प्रकार बताए थे और किसके आधार पे बताए थे? आज बताइएगा। तो कार्ल युंग ने जो व्यक्तित्व के प्रकार बताए थे किसके आधार पे और कितने प्रकार के बताए थे? तो मुक्त साहचर्य देने वाले कौन? उन्हीं के चेले थे जो बोले कि शुरू में सिगमंड फ्रायड ने शब्द साहचर्य दिया, कार्ल युंग ने बोला कि नहीं शब्द वाक्य या चित्र किसी के भी आधार पे पूछा जा सकता है, मुक्त साहचर्य आप फ्री हैं कि किसी के भी आधार पे क्वेश्चन की जा सकती है। तो देने वाले कौन है? कार्ल युंग। ये पहला हुआ कौन सा? साहचर्य विधि। उसके बाद आपके आ जाती है एक कहलाती पूर्ति विधि। पूर्ति विधि। अब पूर्ति विधि में भी आपको आ जाएंगे कई चीज की पूर्ति करवाई जाती है, जैसे रचना पूर्ति, कहानी पूर्ति, वाक्य पूर्ति। ये अलग अलग क्या है? विधियां हैं। तो जैसे आप पढ़े होंगे कि रचना पूर्ति, कहानी पूर्ति, ये सभी जो प्रविधियां हैं ये सभी कौन सी? प्रक्षेपी विधि है। अब इसमें क्या करवाया जाता है ये भी देखिए। देखिए रचना पूर्ति प्रविधि में क्या होगा, जैसे एक आपको कराला डायग्राम दे दिया गया, बोलेंगे चलो इसका आप चेहरा बनाओ, सोचो और सोच के इस किसी के बारे में सोचो और इसका चेहरा बनाओ। अब व्यक्ति अलग अलग चेहरा बनाना शुरू करे, कोई सीधे सीधे ऐसे किया, ऐसे किया, अब कुल अच्छे से आपने इसके बालों को भी बनाना शुरू कर दिया। अब साइकेट्रिक समझ जाएगा बस करो, इसके जो दर्द है ना, जो चिड़चिड़ापन इसका व्यक्तित्व बदल रहा है उसके नस पकड़ में आ गई है कि किसके बारे में सोच के इसकी सारी हरकतें बदल रही हैं। तो होती है रचना पूर्ति विधि, जिसमें आपको किसी एक अधूरी रचना को पूरा करने का कार्य दिया जाता है। कहानी पूर्ति विधि में क्या होगा, आपको कहानी पूरा करने का कार्य दिया जाता है। वाक्य पूर्ति प्रविधि में क्या होता है, जैसे फिल इन द ब्लैंक आपने पढ़ा होगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो वैसे ही आपको पूरी एक ढेर सारे वाक्य दिए जाते हैं और जिसमें कई जगह क्या होते हैं? रिक्त स्थान होते हैं। मतलब वो रहता एक कहानी है। पर वाक्य पूर्ति विधि में देखिए दोनों में अंतर क्या होता है। वाक्य पूर्ति विधि में आपको वाक्य दिए जाते हैं और जिसमें कि रिक्त स्थान होता है जिसे पूरा करने का कार्य किया जाता है। देखिए वाक्य पूर्ति प्रविधि में क्या होता है कि जिसमें आपको वाक्य दिए जाते हैं, आपको उस वाक्य को पूरा करना होता है। जैसे आपसे बोल दिया गया, वाक्य दिया गया कि नशा करना खाली स्थान है तथा इससे करना चाहिए, या तो नहीं करना चाहिए भी हो सकता है या कभी कभी भी करना चाहिए हो सकता है। नशा करना हानिकारक है या करने के ऊपर निर्भर करता है, मतलब व्यक्ति कुछ भी भर सकता है और वो जैसा भरेगा उसी के हिसाब से साइकेट्रिक उसके बारे में जान जाता है। और कहानी पूर्ति प्रविधि में क्या होता है कि पूरी की पूरी एक कहानी रहेगी, पूरा का पूरा आपके सामने क्या रख देगा? कहानी रख देगा। जैसे हमें दुख
इस बात का है कि वह, अब खाली स्थान, तथा फिर भी वह, अब खाली स्थान। अब इसी तरह से एक लंबी कहानी रहेगी जिसमें कई जगह है और बड़ा ही साइकेट्रिक सोच के छोड़ा रहता है, जहां चेतन मन के भाव आके जुड़े। कहानी तो कोई और है लेकिन उसको भरने काम कौन करेगा? चेतन मन, क्योंकि आपकी दमित इच्छाएं अब रूप बदल के बाहर निकलेंगे इसको भरने के लिए। अब जैसे हमें दुख इस बात का है कि, अब यहां भरने के लिए कुछ भी भर देंगे, वह छोड़कर चली गई, छोड़कर चली गई, तथा फिर भी वह देखकर मुस्कुराती है। अब बस साइकाइट्रिक पकड़ा कि इसको बीमारी कौन सी हो गई है। अब बस यही होती है आपकी कहानी पूर्ति विधि की। एक कहानी पूरा करवाने के चक्कर में आपकी पूरी की पूरी झाल मेल सब कहाँ निकाल लेगा? बाहर अचेतन में जो इच्छाएं, दुख दर्द आपके अंदर दबी हुई है वो सारी कहानी के रूप में जब बाहर निकलेगी, जब साइकाइट्रिक इसके पॉइंट को पकड़ेगा, जान जाएगा इसका व्यक्तित्व को कौन बदल रहा है और इसकी पर्सनैलिटी क्या है। तो इस तरीके से कौन सी विधि चलती है? कहानी पूर्ति विधि। तो एक बार इसको लिख लीजिएगा। पूर्ति विधि में होते हैं रचना पूर्ति विधि, कहानी पूर्ति विधि, वाक्य पूर्ति विधि। और जो रचना पूर्ति विधि होती है, इसको मैं मिटा देता हूं, हमको ये देखिए आप लिख चुके होंगे। जो रचना पूर्ति विधि होती है, इसी विधि को एक और नाम दिया जाता है ड्रॉ अ मैन प्रविधि। मतलब आपको किसी एक आदमी या चित्र को क्या करना होता है? पूरा करना होता है। ड्रॉ अ मैन प्रविधि होती है, जिससे रचना पूर्ति प्रविधि भी कहते हैं। तो उसमें आपको एक चित्र दिया जाता है किसी व्यक्ति का और उसे आपको पूरा करने का काम दिया जाता है कि आप एक व्यक्ति का को ड्रॉ करें और उसके बारे में बताएं। तो वो होती है आपकी रचना पूर्ति प्रविधि, कोई बोलते हैं ड्रॉ अ मैन प्रविधि। आगे बढ़े, देखिए हर प्रविधि के कोई ना कोई जरूरी नहीं जनक हो। जहां होंगे मैं खुद ही आपको बताऊंगा, चिंता मत करिए। और प्रविधियां, एक होती है आपकी क्रम प्रविधि, या इसी को बोला जाता है चयन प्रविधि। एक होता है आपका अभिव्यक्ति प्रविधि, एक होता है आपका क्लाउड पिक्चर टेस्ट। क्लाउड पिक्चर टेस्ट एक होती है क्रम प्रविधि, अभिव्यक्ति प्रविधि, और एक होता है आपका क्लाउड पिक्चर टेस्ट या क्लाउड पिक्चर परीक्षण। तो ये सारे होते हैं। अब देखिए इनमें क्या किया जाता है, अब समझिएगा, सब बड़े मजेदार हैं। यदि इसके यूज को पकड़ेंगे तब तो आप भी खतरनाक हो जाएंगे साइकेट्रिक। देखिए क्रम प्रविधि में क्या होता है, आपके सामने चीजें दे दी जाएंगे, बोलेंगे कि अपने प्रायोरिटी के हिसाब से क्रम में लगाइए। अब जैसे आपको दे दिया जाए कार, भोजन, किताब, सम्मान, वफादारी, और मान लीजिए कोई एक और दे दिया गया, मान लीजिए दे दिया आपको साइकेट्रिक कि महिला मित्र, महिला मित्र, मतलब अपने हिसाब से चुन लीजिएगा, महिला मित्र या पुरुष मित्र। अब बोलेगा लगाओ अब इसको अपने क्रम से, अपने प्रायोरिटी के हिसाब से, किस पे आप पहले चाहिए, कौन सा बाद में चाहिए, उस हिसाब से होगा काम। अब कोई हो सकता है सम्मान को सबसे पहले लगाए कि नहीं हमको वो व्यक्ति चाहिए जो हमारा सम्मान करे, तो हो सकता है कोई इसको ऐसे ऑर्डर कर दे कि नहीं सबसे पहले हमें सम्मान चाहिए, बाद में हम देखते हैं किसको, वफादारी को।
भले से पीठ के पीछे छुरी कोच दे, लेकिन सम्मान पहले करे, बाद में क्या निभाए, वफादारी। हो सकता है उसके बाद कोई व्यक्ति करे नहीं, फिर उसके बाद हमारी जरूरत होती है भोजन, बाद में चाहिए हमको किताब। हो सकता है कोई किताब की जगह कार भी लिख सकता है, या कोई लिख दे क्या कि नहीं भोजन, फिर हमको चाहिए एक महिला मित्र। और वो डिपेंड करता है, वो लिख भी सकता है कि पुरुष मित्र चाहिए, महिलाओं के ऊपर भरोसा नहीं रहा हमको, जो मित्र चाहिए, अब कौन सा मित्र चाहिए, पुरुष मित्र चाहिए। तो ये होता है, डिपेंड करता है। कोई ऐसा भी लिख सकता है कि सम्मान जरूरी नहीं है, सबसे पहले हमको वो लोग चाहिए जो हमारे साथ क्या निभाएं, वफादारी। उसके बाद हम देखेंगे वो लोग क्या करें, हमारा सम्मान। तो ये जब आपको क्रम से लगाने को दिया जाता है या चयन करने को दिया जाता है कि अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से चयन कीजिए और क्रम से लगाइए, तो ये कौन सी विधि कहलाती, क्रम प्रविधि। और इसमें साइकियाट्रिक जान जाता है कि आप किस चीज को ज्यादा डिपेंड करते हैं, किसको ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, किसको बाद में देते हैं, उस हिसाब से आपके व्यक्तित्व के बारे में वो समझ जाता है। तो ये कौन सी हो जाती है, क्रम प्रविधि या आपका चयन प्रविधि। जरा इसको लगा कर अपने प्रायोरिटी के हिसाब से कमेंट में मार दीजिएगा, तो हम भी देख लें कि जवाब आते हैं क्या क्या है। इन सभी को लाइन से लगा दीजिएगा, प्रायोरिटीज कौन से सबसे पहले चाहिए, कौन से बाद में, बिल्कुल लगा देना, चेतन मन मत लगाना, सही से लगाना। अभिव्यक्ति प्रविधि क्या होती है, देखिए अभिव्यक्ति मतलब होता है कि खुद के बारे में बताना, आपके जो खुद के सोच हैं, खुद के विचार हैं, जो भी खुद की बातें हैं उसके बारे में बताना कहलाता है अभिव्यक्ति करना। अभिव्यक्ति का मतलब होता है खुद की सोच विचार के को जो आप बताते हैं तो कहलाती है अभिव्यक्ति। अब जैसे बोला जाएगा कि नशा के बारे में आप 4 लाइन बोलिए, हर व्यक्ति अलग अलग बोलेगा। जैसे बोला जाएगा चोरी के बारे में 4 लाइन बोलिए, हर व्यक्ति के सोच विचार अलग अलग होंगे। तो जब अभिव्यक्ति की जाती है, चाहे चोरी के बारे में हो, नशा के बारे में हो, जैसे बोला जाए कि प्यार के बारे में 4 लाइन बोलिए, जैसे अभी आप ही से बोल दिया जाए कि चोरी तो नशे के बारे में आप उतना नहीं सोचेंगे, लेकिन अभी आपसे इस उम्र में आपसे बोलिए नहीं प्यार के बारे में 4 लाइन बोल दो, तो आपकी अभिव्यक्ति शुरू हो जाएगी। और आप अपने दोस्तों में देख लीजिए, हर दोस्त की अभिव्यक्ति क्या होगी, अलग अलग, और वहां से आप उसकी पर्सनालिटी पकड़ सकते हैं कि किसकी पर्सनालिटी इस चीज में कैसी है। तो वही होती है अभिव्यक्ति प्रविधि में, आपको कोई टॉपिक या चीजें दी जाती हैं जिसके ऊपर आपको अभिव्यक्ति करना होता है, उस चीज के बारे में बताना होता है कि नहीं आप अभिव्यक्ति कीजिए, इसके बारे में अपनी 2-4 लाइनें बोलिए। तो जब आप बोलते हैं तो वहां से आपके पर्सनालिटी के बारे में जांच की जाती है। तो आप भी अभिव्यक्ति कर दीजिएगा 2-4 लाइन का कमेंट में। क्लाउड पिक्चर टेस्ट क्या होता है, क्लाउड पिक्चर टेस्ट में क्या होता है, एक चित्र होता है, जो चित्र होता है कि आपके जो चित्र होंगे वो बादलों से बने होते हैं। जैसे मान लीजिए तो बादल सफेद होते हैं ना, ऐसे उसमें बादलों से बने रहेंगे, बादलों से बना हुआ एक क्या होगा, चित्र होगा। अब बोला जाएगा इसको ध्यान से देखिए, इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, रहेगा कुछ नहीं, फोटो रहेगा बादल का ही। क्लाउड पिक्चर में, क्लाउड मतलब बादल, पिक्चर मतलब फोटो, उसमें बादल के ही फोटो रहेंगे, लेकिन पूछा जाएगा आपसे ध्यान से देखो इसमें क्या दिखा, जो जोर दो अपने दिमाग पे, तो है तो कुछ नहीं, तो उसमें दिखेगा वही जो आपके अचेतन मन के अंदर रहेगा। अब व्यक्ति जान जाएगा साइकियाट्रिक इसके अचेतन मन के अंदर क्या है। अब विश्वास मानिए, एक ही क्लाउड, मतलब आप क्लाउड पिक्चर टेस्ट नेट पे सर्च करिएगा, फोटो आ जाएंगे, और फोटो आप वही फोटो आप अलग अलग दोस्तों को दिखाएगा, बोलना ध्यान से देखो इसमें क्या दिखाई दे रहा है, और देख लीजिएगा हर आपके दोस्तों को अलग अलग चीजें उसमें दिखाई देंगी, क्योंकि वो व्यक्ति अपने अचेतन मन उसको सोचता है उसके बारे में, उसके अचेतन मन के अंदर जो है वही चीजें उसको दिखाई देती हैं। तो क्लाउड पिक्चर टेस्ट में बादलों से बना हुआ एक फोटो होता है जिसको साइकियाट्रिक दिखाता है। अब पूछता है बताओ इसके अंदर क्या दिखाई दे रहा है, तो जैसा व्यक्ति का चेतन मन के अंदर चलता है, जिसके बारे में ज्यादा सोचता रहता है, जो इच्छाएं दबी, उसी के अनुरूप चीजें उसको इसमें दिखाई देती हैं, और जब दिखाई देती हैं तो उसी से साइकियाट्रिक जान जाता है कि नहीं इसके चेतन मन के अंदर क्या चला है, इसका व्यक्तित्व कैसा होगा। तो अभी तक आप देखिए इसमें जितने भी आप प्रयोग पढ़ रहे हैं सब किसके बारे में बता रहे हैं, अचेतन मन के बारे में। तो अभी और भी है, अगले वीडियो हम लोग पढ़ेंगे आईबीटी के बारे में, हरमन रोसा का, और आईबीटी, टीएटी, सीएटी, एसएटी जो कि बहुत ही जरूरी है पेपर के लिए। और उसके बाद आपका कुंठा परीक्षण भी पढ़ेंगे, मिनेसोटा को भी पढ़ेंगे, जो भी थे उन सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो अगले वीडियो में उन सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, और शेयर कर देना है, और जो बोला लगा दिए, जितना क्वेश्चन पूछा हूं लगा देना, और जो क्रम से लगाने का उसको भी लगा देना क्रम से, और कमेंट में जब क्रम से लगा के बताइएगा
क्योंकि डाउट तो आप लोग को होता नहीं है। तो क्रम से जरा लगा के बताइएगा कि किसको पहले रखते हैं किसको बाद में रखते हैं, क्रम प्रविधि वाला। तो शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। तो इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। गुड लक, जय हिंद।